नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय राज्य में आगामी 15 जून तक कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत संचारबंदी लागू है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा विगत 7 जून से राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए जिला निहाय स्थिति के लिहाज से अनलॉक के लिए 5 अलग अलग श्रेणियां तय की गई थी और हर श्रेणी के लिए छूट के अलग अलग मानक तय किए गए थे, जिसके तहत अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी वाले जिलों में रखा गया था। इसके बाद अमरावती जिले में रोजाना पाए जाने वाले कोविड संक्रमितों की संख्या कम होने के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट में भी अच्छी खासी कमी देखी जाने लगी, जिसकी वजह से यह उम्मीद बनती नजर आई कि साप्ताहिक समीक्षा के बाद आगामी सप्ताह यानी सोमवार से अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रमोट करते हुए यहां पर कुछ अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस बारे में जानकारी हासिल करने हेतु संपर्क किए जाने पर जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि इस समय अमरावती जिला तीसरी श्रेणी में ही रहेगा और विगत सप्ताह जो छूट दी गई है लगभग वही छूट अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। जिलाधीश शैलेश नवाल के मुताबिक यद्यपि इस वक्त अमरावती जिले में संक्रमितों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट काफी हद तक घट गए हैं, किंतु अमरावती जिले का औसत पॉजिटिविटी रेट इस समय 5.1% है। ऐसे में अमरावती जिले को फिलहाल तीसरी श्रेणी में ही रखने का निर्णय लिया गया है और यदि अगले सप्ताह के दौरान पॉजिटिविटी रेट में कमी आती है, मौतों की संख्या घटती है और रिकवरी रेट में इजाफा होता है तो उस समय हालात की समीक्षा करते हुए अमरावती जिले को कुछ अतिरिक्त छूट देने के बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन तब तक मौजूदा स्थिति को ही कायम रखा जाएगा, अतः किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहा जाए। जिलाधीश शैलेश नवाल के मुताबिक वैसे भी राज्य सरकार की ओर से समूचे राज्य में 15 जून तक संचारबंदी संबंधी आदेश जारी किए गए हैं, अतः सोमवार 14 जून को राज्य सरकार की ओर से कोई नई अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन व अनलॉक के संदर्भ में नए निर्णय लिए जाएंगे। विगत 7 जून से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर अमरावती जिले हेतु जारी आदेश के मुताबिक कल शनिवार 12 जून व परसों रविवार 13 जून को जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी में शामिल रखा गया है, जिसके तहत जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है। वहीं अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान रेस्टोरेंट, शिव भोजन थाली व भोजनालय को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक तथा परमिट रूम, बियर बार, वाइन शॉप और देशी शराब की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक केवल होम डिलीवरी देने की अनुमति रहेगी। जिले के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आधार लेते हुए नवनीत राणा द्वारा चुनाव लड़ना पूरी तरह से गैर कानूनी था। यह बात मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से पूरी तरह साफ हो गई है। खुद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुसूचित जाति से वास्ता नहीं रखने के बावजूद फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ते हुए नवनीत राणा ने भारतीय संविधान के साथ जालसाजी की है। या न्यायाधीशाचा आपण अपमान करतो, कोर्टाचा हा भंग आहे, हा मोठा गुन्हा आहे, याचे भान ठेवलेलं नाही। म्हणून काही ठिकाणी या आपल्या महोदय न्यायाधीशांनी उल्लेख केलेला आहे की यांनी प्रत्येक ठिकाणी अवमान केलेला आहे, आपल्या कागदपत्र मिळवताना गैरमार्गाचा वापर केलेला आहे। त्या काळामध्ये या नवनीत रवी राणाचे वडील या ठिकाणी नुकतेच महाराष्ट्रामध्ये कॅनडामध्ये जजमेंटमध्ये एका ठिकाणी उल्लेख आलाय त्याचं पॅन कार्ड आणि पासपोर्ट त्याचा उल्लेख आलाय, त्याच्या तारखांचा उल्लेख आहे, त्याचा नंबरचा उल्लेख आहे। असं असताना पूर्णपणे त्यांचा अर्ज सादर करण्यापासून हरभजन सिंगची गोष्ट बोलतो की लिव्हिंग सर्टिफिकेट मागण्यापर्यंतचे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते कास्ट प्रोटेक्शन कमिटीतल्या एका कारकुनाच्या हस्ताक्षर आहे। त्यांनी तिथं लक्षात आणून दिलेलं होतं, परंतु पुन्हा खिचडीचा विषय तो खिचडी तिथं शिजली। पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल के मुताबिक नवनीत राणा झूठ बोलकर चुनाव लड़ने और जीतने के लिए देश के संविधान सहित संसद एवं अमरावती जिले की जनता की भी अपराधी हैं। ऐसे में नवनीत राणा द्वारा सांसद के रूप में अब तक जितने भी लाभ प्राप्त किए गए हैं उनकी वसूली करने के साथ ही विगत लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए पूरे खर्च की राशि भी नवनीत राणा से वसूल की जानी चाहिए।
जिला मराठी पत्रकार संघ के वालकट कंपाउंड स्थित मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद आनंद अड़सुल ने उपरोक्त प्रतिपादन किया। साथ ही कहा कि नवनीत राणा द्वारा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित संसदीय सीट से चुनाव लड़ना पूरी तरह नियम बाह्य व गैर कानूनी था। ऐसे में उनकी जीत और सांसद निर्वाचित होने का कोई औचित्य बाकी नहीं रहता। 8 जूनला मुंबई हायकोर्टाने नवनीत राणा विरोधी आनंदराव अडसूळ या केसमध्ये जो निर्णय दिलेला आहे तो निर्णय दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांची बाजू ऐकून कागदोपत्री पुराव्याची शहानिशा करून दोघांनी रेफर केलेले विविध प्रकारचे केस लॉ त्या ठिकाणी लक्षामध्ये घेऊन केलेलं हे जजमेंट आहे, पुराव्यानिशी केलेलं जजमेंट आहे आणि म्हणून त्या हायकोर्टाने स्पष्टपणाने 4 गोष्टींचा उल्लेख केला आहे। ते चुकीच्या मार्गाने मिळवलेलं प्रमाणपत्र आहे म्हणून ते सरेंडर करावं कास्ट स्क्रुटिनी डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रुटिनी कमिटीला। घटनेचा आपण अवमान केला म्हणून 2 लाखाचा दंड आहे तो पोलीस वेलफेअर फंडामध्ये भरावा। या ठिकाणी रिझर्व्ह मतदारसंघाचा गैरफायदा आपण घेऊन इतर मागासवर्गीयांवर अन्याय केलेला आहे म्हणून तुम्ही घेतलेले जेवढे फायदे आहेत लोकसभेचे खासदार म्हणून ते सगळे भरपाई करावी अशा प्रकारचा एक अतिशय चांगला निर्णय आणि हा घटनेचा अवमान तुम्ही केलेला आहे आणि म्हणून उचित ते अधिकार त्यांनी बाकी सोडून दिलेले आहेत। त्यांनी 2 लाखाचा दंड दिलेला आहे पण सिव्हिल केस असल्यामुळे क्रिमिनलचे अधिकार आम्हाला राखून ठेवलेले आहेत। वहीं इससे पहले पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल का अमरावती शहर में आगमन होते ही राजकमल चौराहे पर शिवसेना के पदाधिकारियों व शिवसैनिकों द्वारा उनका जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। साथ ही मुंबई हाईकोर्ट में मिली जीत को लेकर जमकर जश्न भी मनाया गया। जहां एक और गत रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने मुंबई में पार्टी के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर कहा था कि अगला लोकसभा व विधानसभा चुनाव कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा शिवसेना द्वारा एक साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ा जाएगा। वहीं आघाड़ी में शामिल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने विदर्भ क्षेत्र से अपने महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत करते हुए अकोला व बुल्ढाना में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करने के बाद बुलाई गई पत्रवार्ता में साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस द्वारा लोकसभा व विधानसभा सहित स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के अगले चुनाव स्वतंत्र रूप से अपने अकेले के दम पर लड़े जाएंगे। नाना पटोले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगले चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दल इस समय क्या सोच रहे हैं इसका उनके साथ कोई सरोकार नहीं है और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते वे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा अगले सभी चुनाव अपने अकेले के दम पर लड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही वर्ष 2024 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा अपने दम पर राज्य सहित देश की सत्ता हासिल करने के अभियान पर काम किया जा रहा है। इसके तहत वे खुद राज्यव्यापी दौरे पर निकले हैं और अब वे हर महीने राज्य के सभी जिलों का दौरा किया करेंगे। अपने राज्यव्यापी दौरे के तहत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले शुक्रवार की सुबह 9 बजे अमरावती जिले की दरियापुर तहसील में पहुंचने वाले थे और यहां से जिले की सभी तहसीलों व ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए उन्हें शाम 6 बजे तक अमरावती शहर स्थित सर्किट हाउस पहुंचना था। लेकिन शुक्रवार की दोपहर करीब 5 बजे तक नाना पटोले दरियापुर ही नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में अपने तयशुदा कार्यक्रम से वे करीब 8 घंटे पीछे चल रहे हैं। हालांकि स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों के मुताबिक प्रदेशाध्यक्ष पटोले का दौरा पहले से तय रूट के आधार पर ही होगा, किंतु चूंकि इस समय विगत 2 दिनों से लगातार बारिश चल रही है इसलिए कुछ एक स्थानों पर पहुंचने में तय कार्यक्रम की तुलना में कुछ विलंब हो सकता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर वारकरी संप्रदाय के भाविक श्रद्धालुगण श्री क्षेत्र पंढरपुर की पैदलवारी करते हैं, किंतु गत वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए पैदलवारी को अनुमति नहीं दी गई थी और राज्य की 10 प्रमुख पालकियों को सीमित लोगों के साथ बस के जरिए पंढरपुर जाने की अनुमति दी गई थी। चूंकि इस समय भी कोविड महामारी का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, अतः इस बार भी सरकार द्वारा पंढरपुर की पैदलवारी को अनुमति नहीं दी जा रही और गत वर्ष की तरह ही इस बार भी राज्य की 10 प्रमुख पालकियां बस के जरिए पंढरपुर जाएंगी। हालांकि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ अधिक लोग पालकी के साथ पंढरपुर जा सकेंगे। जिन 10 प्रमुख पालकियों को पंढरपुर जाने की अनुमति दी गई है उनमें अमरावती जिले के श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर स्थित माता रुक्मिणी देवी की पालकी का भी समावेश रहेगा। कौंडन्यपुर से पंढरपुर पालकी व वारी रवाना होने का इतिहास करीब 450 वर्ष पुराना है।
कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को अंतर्गत मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण करने का निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है, जिसके तहत कक्षा 11वीं व कक्षा 12वीं के दौरान विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालयीन स्तर पर किए गए प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही मूल्यांकन की कार्यपद्धति तय करने के बाद अंक पत्र व प्रमाण पत्र देने के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। इस आशय की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है। गत रोज हुई बारिश ने एक तरह से अमरावती शहर सहित जिले को पूरी तरह से धो डाला है और इस बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश की वजह से जिले के कई हिस्सों में बाढ़ सदृश हालात बने और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई स्थानों पर पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा। कुछ एक स्थानों पर छोटे पुल क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। साथ ही आसमान से लगातार बरस रहे पानी की वजह से कई सड़क हादसे भी घटित हुए। इसके अलावा लगातार हो रही बारिश के बीच तेज गड़गड़ाहट के साथ आसमानी गाज गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। विगत 2 दिनों के दौरान जारी मौसम के तहत पहली बार हुई झमाझम बारिश की वजह से आम लोगों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इस बारे में जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक इस बारिश की वजह से अमरावती जिले के 7 गांव प्रभावित हुए हैं तथा एक व्यक्ति सहित 15 जानवरों की मौत हुई है। इसके अलावा इस बारिश की वजह से 11 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही 25 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। साथ ही करीब 10 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में 33% से अधिक नुकसान हुआ है। बुधवार की शाम और कल गुरुवार की दोपहर हुई झमाझम बारिश की वजह से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मार्केट यार्ड में खुले में रखा गया किसानों का सैकड़ों टन अनाज भी भीग गया, जिसमें तुअर, सोयाबीन व चना का समावेश है, जिसकी वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। इस बारिश की वजह से चांदू रेलवे तहसील में चांदू रेलवे तलेगांव मार्ग पर एक कच्चा पुल बह गया। साथ ही पलसखेड़ तलेगांव मार्ग कई घंटों के लिए बंद रहा। चांदू रेलवे पलसखेड़ मार्ग पर स्थित नाले में अचानक जलस्तर बढ़ जाने और पुलिया के ऊपर से पानी बहने की वजह से यहां से गुजर रहे टवेरा वाहन के चालक का अनुमान चूक गया और यह वाहन सीधे नाले में जा गिरा। इस वाहन में चालक सहित अमरावती निवासी बिस्मोरे परिवार के 6 लोग सवार थे, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों द्वारा तुरंत ही बचा लिया गया। वहीं धामनगांव रेलवे तहसील में भी गुरुवार को आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से तहसील से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग के पास ही स्थित खेतों में बारिश का पानी जा घुसा। इस वजह से काफी नुकसान हुआ है। साथ ही निम्बोली गांव में पद्माकर उत्तम वानखड़े नामक किसान की गाज की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं यवतमाल जिले की दारवा तहसील अंतर्गत कुम्हारकिन्ही, मोरगव्हान व बाबुलगांव तहसील अंतर्गत पिंपलखुटा गांव में गाज गिरने की वजह से 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। यह घटना गुरुवार 10 जून को घटित हुई। मृतकों की शिनाख्त कुम्हारकिन्ही निवासी आकाश प्यारेलाल जाधव, मोरगव्हान निवासी अशोक रायसिंह राठौड़ तथा पिंपलखुटा निवासी आशा अशोक नागपुरे के तौर पर हुई है। ये तीनों ही लोग अलग अलग स्थानों पर खेतों में काम कर रहे थे। इस समय अचानक बारिश शुरू होने के साथ ही आसमान में तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और अलग अलग स्थानों पर गाज गिरी, जिसकी चपेट में आने से ये तीनों ही लोग मौके पर मारे गए। वाशिम जिला अंतर्गत मनोरा तहसील के श्री क्षेत्र कुंडोली में अर्णावती नदी पर कुछ वर्ष पहले बनाया गया पुल इस वर्ष की पहली बारिश में विगत 9 जून की रात 9 बजे बह गया, जिसकी वजह से पारवा, मोहगव्हान, आसोला व आनंदवाड़ी इन 4 गांवों का मानोरा तहसील से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही वाशिम जिला परिषद के निर्माण विभाग द्वारा पुल के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई गुणवत्ता की असलियत भी सामने आ गई है। ऐसे में गाँव वासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मृग नक्षत्र की शुरुआत होने के पश्चात बीते 2 दिनों के दौरान विदर्भ के सभी जिलों में मानसून का आगमन हो चुका है और बुधवार की रात और गुरुवार को लगभग पूरा दिन विदर्भ के कई जिलों में जमकर पानी बरसा। इसमें अमरावती सहित चंद्रपुर, यवतमाल व गोंदिया जिले में मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा भंडारा, गढ़चिरौली, वर्धा, अकोला, वाशिम व बुल्ढाना जिले के कई हिस्सों में भी गुरुवार को बारिश ने अपनी आमद दर्ज कराई। बारिश का आगमन होते ही विदर्भ क्षेत्र के किसान आह्लादित व आनंदित दिखाई दे रहे हैं और अब बुआई संबंधित कामों ने गति पकड़ ली है। बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश स्थित बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से प्रतिवर्ष पूर्वी विदर्भ में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है और वैनगंगा नदी सहित सभी उपनदियों में जल स्तर अचानक काफी बढ़ जाता है। इस बाढ़ की वजह से हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। ऐसे में प्रतिवर्ष के अनुभव को देखते हुए इस वर्ष पहली बार बाढ़ नियंत्रण हेतु अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की स्थापना की गई है। इसके तहत मध्य प्रदेश के 3 एवं पूर्वी विदर्भ के 4 जिलों का समावेश करते हुए इन सभी जिलों के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसके जरिए सभी 7 जिले लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। अमरावती जिले में लंबे समय बाद कोविड संक्रमण की स्थिति अब काफी हद तक नियंत्रण में आती दिखाई दे रही है और अब रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या घटकर 100 के आसपास आ पहुंची है। शुक्रवार को केवल 107 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही वहीं शुक्रवार को जिले में 8 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें बाहरी जिले के 1 मरीज का भी समावेश रहा। स्थानीय 7 मरीजों में मनपा क्षेत्र के 3 और ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीज शामिल हैं।
शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,857 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,523 पर पहुंच गई है। साथ ही बाहरी जिले के 176 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,699 पर पहुंच गया है। इसके अलावा शुक्रवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 334 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 91,032 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,302 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 410 व ग्रामीण क्षेत्र के 1,899 मरीजों का समावेश है। इनमें से 666 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 253 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,383 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6,754 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से मात्र 1.58% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 95.97% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए काफी राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। राहत वाली खबर यह भी है कि शुक्रवार को समूचे संभाग में केवल 302 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 59, यवतमाल के 24, बुल्ढाना के 53, वाशिम के 59 मरीजों का समावेश है। साथ ही शुक्रवार को संभाग में 778 मरीज कोविड मुक्त होकर अपने घर लौटे, जिनमें अकोला के 171, यवतमाल के 66, बुल्ढाना के 112 तथा वाशिम के 95 मरीज शामिल रहे। संभाग में अब तक कुल 3,51,859 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,41,882 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। हालांकि विगत एक वर्ष के दौरान संभाग में 5,414 मरीजों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है, जिनमें अकोला के 1,069, यवतमाल के 1,783, बुल्ढाना के 641 तथा वाशिम के 398 मरीजों का समावेश रहा। विगत मई माह के दौरान अमरावती जिले में टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या ने 4 लाख के स्तर को पार किया था, जो 10 जून को 5,12,162 पर जा पहुंचा है। यानी एक माह के दौरान अमरावती जिले में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 3,80,598 लाभार्थियों ने पहला टीका लगवाया है और इनमें से 1,31,564 लाभार्थियों द्वारा वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगवाया जा चुका है। वहीं 10 जून को एक दिन के दौरान जिले के 71 टीकाकरण केंद्रों पर 5,393 टीके लगाए गए, जिनमें 4,313 लाभार्थियों ने पहला व 1,080 लाभार्थियों ने दूसरा टीका लगवाया है। इसके अलावा समूचे संभाग में अब तक 19,36,689 टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 14,86,879 ने पहला और इसमें से 4,49,810 लाभार्थियों द्वारा टीके का दूसरा डोज लगवा लिया गया है। स्थानीय महानगर पालिका द्वारा खुले भूखंडों पर लगने वाले संपत्ति कर की दरें बढ़ाने के साथ ही बकाया कर पर दंड व विलंब शुल्क लगाया जा रहा है। ऐसे में जो नागरिक अपने खुले प्लॉट पर घर का निर्माण करना चाहते हैं, उनसे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले खुले भूखंड पर 6 वर्ष का संपत्ति कर व विलंब शुल्क मनपा द्वारा वसूल किया जा रहा है। इसके बिना निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा रही। साथ ही बकाया कर पर 24% की दर से दंड वसूल किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए क्रेडाई की अमरावती शाखा द्वारा महानगर पालिका की इस नीति को अन्यायकारक बताया गया है। जल्द से जल्द संपत्ति कर की दरों को घटाने का निवेदन भी किया गया है। शहर में सड़कों पर यातायात को सुचारू रखने हेतु बनाए गए रोड डिवाइडर को इन दिनों कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों का विज्ञापन स्थल बना लिया है और वहां पर दुकानों के बोर्ड को डिस्प्ले किया जाता है। शहर के बीचों बीच लगाए जाने वाले ऐसे बोर्ड की वजह से दूसरी ओर से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से कभी भी कोई हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र चित्रा चौक से द्वारा बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर यह दृश्य बेहद आम है, जिसकी ओर स्थानीय प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अब बारिश के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में शहर में जगह जगह पर रंग बिरंगी छातों एवं रेनकोट की दुकानें भी सज गई हैं। इस वर्ष छातों का मूल्य कुछ अधिक मालूम पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद बारिश के पानी में भीगने से बचने हेतु लोग बाग जमकर छातों की खरीदारी कर रहे हैं। रिपब्लिकन सेना द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को एक ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध किया गया। साथ ही दर वृद्धि को कम करते हुए सर्वसामान्य जनता को राहत दिए जाने की मांग भी की गई। इसके अलावा कीमतें कम नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की ओर से जिलाधीश कार्यालय परिसर में महाविकास आघाड़ी सरकार का निषेध करते हुए अर्धनग्न आंदोलन किया गया। साथ ही किसानों की विविध मांगों को लेकर जिलाधीश को निवेदन भी सौंपा गया। आंदोलनकारियों द्वारा आरोप लगाया गया कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने किसानों की लूट करते हुए बीमा कंपनियों को मालामाल किया है। भारतीय जनता किसान मोर्चाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्ही पीक विम्या संदर्भातला मागच्या वर्षी देवेंद्रजींचं सरकार असताना मोठ्या प्रमाणात पीक विमा शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला होता आणि यावेळची जर परिस्थिती पाहिली तर विमा भरणाऱ्यांची शेतकऱ्यांची यादी मोठी आहे, परंतु विमा परत त्यांना मिळताना मोठमोठे निकष त्यांनी वेगळ्या पद्धतीचे मागच्या सरकारचे जे होते त्यात बदल करून शेतकऱ्यांना फायदा जो विम्याच्या माध्यमातून द्यायचा होता तो शेतकऱ्यांना फायदा न देता या पीक विमा कंपन्यांना
त्यांच्यासोबत साटलोट करून या सरकारनं पीक विमा कंपन्यांचं भलं करण्याचं काम फक्त या पीक विमा योजनेतून केलेलं आहे। गाड़गीनगर पुलिस थानांतर्गत मसानगंज के निकट बजरंग टेकड़ी परिसर से होकर बहने वाले नाले में शुक्रवार की सुबह मसानगंज परिसर निवासी 80 वर्षीय तुलसीबाई सूर्यलाल साहू नामक वृद्ध महिला की लाश बरामद हुई। नाले के कीचड़ में सनी इस लाश को देखकर पहले तो यह पता नहीं चल पा रहा था कि लाश महिला अथवा पुरुष में से किसकी है, किंतु बाद में इस लाश की शिनाख्त हुई। इस लाश का अधिकांश हिस्सा नाले में रहने वाले सूरों द्वारा नोच लिया गया था, जिससे लाश की शिनाख्त करने में काफी हद तक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। पता चला है कि यह महिला बीती रात ही अपने घर से लापता हुई थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह महिला परिसर में स्थित नाले में कैसे जा गिरी और वहां पर उसकी मौत कैसे हुई। पुलिस द्वारा यह अनुमान भी लगाया गया है कि संभवतः इस महिला की किसी ने हत्या करने के बाद उसके शव को यहां लाकर फेंक दिया। ऐसे तमाम अंदेशों के साथ गाड़गीनगर थाना पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले लालखड़ी क्षेत्र में गुरुवार की रात 8 बजे के आसपास पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक तथा नागपुरी गेट पुलिस थाने की टीम ने सोयाबीन बड़ी की बोरियों से भरे ट्रक में मवेशियों को ठूंसकर ले जाने के मामले को उजागर किया था। इस ट्रक में करीबन 55 मवेशी ठूंसे गए थे, जिसमें से 2 मवेशियों की मौत हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनमें मध्य प्रदेश के सहारनपुर निवासी दौलत राम परसराम तथा इंदौर निवासी इमरान अली मुश्ताक अली का समावेश है। वहीं अन्य एक नाबालिग आरोपी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे नोटिस देकर फिलहाल रिहा किया गया है। जबकि गौवंश तस्करी में लिप्त गौलीपुरा निवासी तौसीफ उस्मान कुरैशी, जहीर कुरैशी, अतीक कुरैशी फरार रहने से पुलिस द्वारा उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बीती रात यह मामला उजागर होने के बाद पुलिस द्वारा सभी मवेशियों को दस्तूरनगर परिसर स्थित गौरक्षण संस्था में सुरक्षित लाकर रखा गया है। नागपुर के एमआईडीसी पुलिस थाना परिसर में रहने वाले राज पांडे नामक 16 वर्षीय बच्चे का संतोष साहू नामक आरोपी ने गुरुवार की शाम 6 बजे के आसपास अपहरण कर लिया, जिसके कुछ देर बाद संतोष साहू ने राज के माता पिता को फोन करते हुए बताया कि तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया गया है और अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो राज के चाचा का सिर काटकर उसका फोटो मोबाइल पर भेजो। बच्चे के अपहरण और इस भयानक मांग के चलते राज के माता पिता पूरी तरह सन्न रह गए और उन्होंने तुरंत ही इसकी जानकारी एमआईडीसी पुलिस को दी। अपहरणकर्ता द्वारा की गई मांग को सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए चकरा गई और तुरंत मामले की जाँच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी संतोष साहू का लोकेशन वर्धा मार्ग पर दिखाई दिया। ऐसे में इस परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और आरोपी संतोष साहू को देर रात गिरफ्तार किया गया। इस समय उसके कपड़े और पूरी अवस्था को देखकर पुलिस पूरा माजरा समझ गई और उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने राज की हत्या करने की बात कबूल कर ली और पुलिस को घटनास्थल दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने वंजारी कॉलेज परिसर में एक सुनसान स्थान पर राज पांडे का शव बरामद किया। घटनास्थल का पंचनामा करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया और अब आरोपी संतोष साहू से इस अपराध के बारे में पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।